हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड कैसे करवाया जाता है, पैरेलल कनेक्शन के लिए हम करंट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखा था हम लोगों ने, साथ में स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिको केमिकल सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, साथ में यहां पर पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेपरेट सिमेट्री और पाथ सिमेट्री देखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल सेल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेल हम जानते हैं क्या होते हैं, कोई ऐसी डिवाइस जो किसी भी तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सेल। और अगर कोई भी एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी एनर्जी को किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेल अलग है, ट्रांसड्यूसर अलग है। सेल का मतलब ये होता है किसी भी टाइप की एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, दैट इज वो इलेक्ट्रिकल सेल है। इलेक्ट्रिकल सेल में हमें कौन सा सेल पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और ये कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके सारे फीचर्स हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता क्या है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली हम दो तरह के सेलों के साथ डील करते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल होते हैं, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी सेल जो होते हैं तो प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता, रिचार्ज हम नहीं कर सकते इनको, लेकिन इनको रिचार्ज किया जा सकता है, दोबारा से हम इन्हें चार्ज कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। प्राइमरी सेल जिनको हम एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं, जैसे यहां पर ये जो सेल लगा हुआ है, ये कैसा सेल है, तो ये प्राइमरी सेल है। इसको हम एक बार यूज कर लेंगे, दोबारा इसे चार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब ये रिचार्जेबल नहीं है। रिचार्जेबल जो नहीं होते उनको हम प्राइमरी सेल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते भी हैं, तो जिंक कॉपर सेल हो गया, आयरन कोबाल्ट सेल हो गया, निकल कोबाल्ट सेल हो गया, डिफरेंट टाइप के सेल पढ़ते हैं। लेकिन हमें यहां सिर्फ बेसिकली पढ़ना है सेकेंडरी सेल के बारे में। वो भी सेकेंडरी सेल में कौन सा सेल पढ़ना है, तो वो पढ़ना है हमें लेड एसिड बैटरी या लेड एसिड सेल या बैटरी, जैसे अभी बोलना चाहे बोल सकते हैं। इस सेल के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है अपने टर्मिनल के अक्रॉस। तो सेल क्या होता है, सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दो तरह के ये होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, दूसरे होते हैं सेकेंडरी, जो चार्जेबल होते हैं, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं वो होते हैं सेकेंडरी, जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता वो होते हैं प्राइमरी। एक बार यूज करने के बाद इन्हें हम फेंक देते हैं, ठीक है। दूसरा एक इनमें अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो प्राइमरी सेल होते हैं इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, इर्रिवर्सिबल होती हैं, इर्रिवर्सिबल होती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनको हम चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज कर सकते हैं इसका मतलब उनके अंदर जो सेल रिएक्शन होंगी वो कैसी होंगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। तो यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ध्यान रखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहां पर इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो जिन सेल के अंदर रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है दैट मींस उनको चार्ज किया जा सकता है दोबारा, और जिनके अंदर रिएक्शन इर्रिवर्सिबल होती है उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। इसका फंक्शन समझते हैं इधर नए पेज पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बात कर रहे हैं लेड एसिड बैटरी के बारे में। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसा है। तो इसके लिए यहां पर एक कंटेनर लेते हैं हम, ऐसा कुछ, ये कोई कंटेनर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमें इलेक्ट्रोड लगाने होते हैं। ये पहला इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये पहला इलेक्ट्रोड लगा दिया। इसी तरह से एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है ऐसा, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया इसका। दोनों किस चीज के बने होते हैं, दोनों का कलर क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे हम। ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हो गए। ये है कंटेनर जिसके अंदर हम लोग सेल को रखते हैं, ये हो गया कंटेनर, कंटेनर जिसमें सेल का पूरा इक्विपमेंट लगाया जाता है। साथ में यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। ये जो इलेक्ट्रोड होता है
इसको हम कहते हैं ये PbO2 का इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? लेड डाइऑक्साइड या लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड हो गया, लेड परऑक्साइड का इलेक्ट्रोड हो गया ये। दूसरा ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये होता है प्योर लेड का। प्योर लेड का इलेक्ट्रोड होता है। प्योर लेड का मतलब Pb, ये प्योर लेड का होता है। ये कैसा होता है? तो ये होता है चॉकलेटी या डार्क ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का होता है। और ये कैसा होता है? तो ये ग्रे कलर का होता है। ध्यान रखेंगे अगर ध्यान रखना चाहे तो। ये हो गए 2 इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं कि इनको अगर हम सर्किट के अंदर लेकर के जाते हैं, इनको पहले बार चार्ज किया जाता है तो इसके अंदर जो भरा जाता है इलेक्ट्रोलाइट वो कैसा होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट कुछ ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है ऐसा कुछ। ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया। ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? तो ये होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, यहां पर ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ठीक है। यहां पर जो PbO2 की प्लेट होती है इसको हम एनोड कहते हैं, और ये कैसी होती? पॉजिटिव होती है। इसको कहा जाता है कैथोड। और ये कैसी होती है? तो ये निगेटिव होती है, ठीक है, ये निगेटिव होती है। ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये कांस्टेंट करंट कैसे प्रोवाइड कराती है, अपने टर्मिनल के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज कैसे मेंटेन रखती है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी यहां पर हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, सेल को क्लासिफाई किया 2 अलग अलग तरीके से। यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, क्या है ये? लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी या लेड एसिड सेल, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं यहां पर कुछ इस तरह से, ऐसा, ठीक। अब इसमें जो सेल रिएक्शन होती हैं वो कैसे होती हैं? तो जब भी सेल को हम चार्ज करवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, इन सारे पॉइंट्स के अंदर तो कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं। पहले यहां पर 3 चीजों को डिस्कस किया जाता है। एक डिस्कस किया जाता है दैट इज फर्स्ट चार्जिंग, पहली बार चार्जिंग होती है उसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो इसी को डिस्कस भी कर लेते हैं, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम चार्जिंग होने का मतलब है ये इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। और अगर हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या? इसके अंदर H2O होगा, H2O है, H2O क्या होगा? डिसोसिएट होगा, और H2O डिसोसिएट होगा तो यहां बनाएगा 2H+ और साथ में यहां पर बनाएगा ऑक्साइड आयन, ये ऐसा कुछ बनेगा। अब ये बनेंगे कैसे? तो यहां तो ये तो बन गया, 2H+ हो गया, ऑक्साइड आयन बन गया। अब यहां पर ये चलना कैसे शुरू करते हैं, हर एक चीज को समझेंगे, यहां पर लिख नहीं रहे हैं, हर एक चीज को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर 2H+ है। जो 2H+ होता है उसमें जो H+ होता है वो मूव करता है इस प्लेट की तरफ। निगेटिव प्लेट है ना, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसकी तरफ मूव करेगा। तो जब ये इसकी तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? ये इस लेड की प्लेट के साथ कंबाइन तो हो नहीं सकता, तो कंबाइन ये इसके साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका अपोजिट O-2 जो है, यहां पर जो O-2 है, O-2 क्या करता है? इस वाली प्लेट की तरफ बढ़ता है। तो O-2 जब इस प्लेट की तरफ बढ़ेगा तो ये लेड की प्लेट है, PbO2 है, मतलब लेड है इसके साथ, तो ये PbO2 कंबाइन हो जाता है लेड के साथ। ये जो O-2 है वो इसके साथ कंबाइन हो जाता है और PbO2 बना लेता है। और PbO2 बनने की वजह से ही इसका कलर कैसा आता है? डार्क ब्राउन कलर आता है। तो पहली बार जब चार्जिंग होती तब ऐसा केस डिस्कस किया जाता है। लेकिन अगर एक बार ये चार्ज कर लिया जाए उसके बाद डिस्चार्जिंग का केस होता है, मतलब अगर किसी रेजिस्टेंस को या रजिस्टर को इसके अक्रॉस जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो उस केस में देखो क्या होता है, तो यहां पर अगला केस है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के केस में देखो क्या होगा? डिस्चार्जिंग का केस जब भी डिस्कस करेंगे तो क्या होगा? यहां पर जो भी आयंस होंगे, आयंस में कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो H2SO4 है। तो यहां लिख देते हैं H2SO4। ये ब्रेक होगा कैसे? 2H+ में ब्रेक होगा, साथ में SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा, होगा ऐसा। तो यहां पर H2O हो गया, 2H+ O-2 में टूटा जब पहली बार हम लोगों ने इसे चार्ज किया। यहां पर दोबारा डिस्चार्जिंग हो रही थी, H2SO4 बना, ये टूटा किसमें? 2H+ और यहां पर SO4 2- में टूट गया। अब यहां पर देखते हैं 2H+ जो आयन है, ये 2H+ आयन किसकी तरफ मूव करेगा और SO4 2- आयन किसकी तरफ मूव करेगा? तो जब डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो आयन का मूवमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। कैसे? यहां पर जो 2H+ आयन है ये कंबाइन होता है PbO2 के साथ,
PbO2 की प्लेट के साथ कंबाइन होता है, साथ में यहां पर क्या है, H2SO4 है ऐसा। तो ये 2H प्लस अब इस प्लस की तरफ मूव करना शुरू करेगा, इस प्लस प्लेट की तरफ मूव करता है, और ये प्लस प्लेट की तरफ जब मूव करेगा तो यहां पर PbO2 के साथ कंबाइन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बनाता क्या है, तो यहां पर बनाएगा Pb, यहां पर ये Pb लिखा था, PbO2 लिखा है ये PbO2, तो यहां पर बनेगा PbSO4, देखो PbSO4 बन गया, साथ में यहां पर वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 2H2O, ये ऐसा बन जाएगा। ये रिएक्शन किसके ऊपर होगी, डिस्चार्जिंग का प्रोसेस तो हो रहा है ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन किस इलेक्ट्रोड पर हो रही है, तो ये हो रही है एनोड के ऊपर, देखो एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है। और अगर यही डिस्कस करते हैं कैथोड पर क्या हो रहा होगा, तो कैथोड पर अगर हम डिस्कस करें तो कौन सा आयन बचा रह गया इलेक्ट्रोलिसिस से जो मिला था हमें, यहां पर SO4 2- बचा है, ये SO4 2- जो है ये कंबाइन हो जाता है इस प्योर लेड की प्लेट के साथ, तो प्योर लेड की प्लेट के साथ कंबाइन होता है और फाइनली हमें मिलता है PbSO4, कुछ इस तरह से। अब ये PbSO4 यहां भी मिला, PbSO4 यहां भी मिला, सेल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो हो गया डिस्चार्जिंग का, ये होगा पहली बार चार्जिंग का। लेकिन अगर बात करते हैं सेल एक बार चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद दोबारा से हम इसे रिचार्ज कर रहे हैं, तो यहां पर डिस्कस करते हैं रिचार्जिंग को। अभी शॉर्टकट देखेंगे किस तरह से हम इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं, डिस्कस करते हैं रिचार्जिंग कैसे होती है इसकी। तो रिचार्जिंग के केस में क्या होगा, यहां पर जो PbSO4 है, दोनों PbSO4 कंबाइन किसके साथ होगा, तो 2H प्लस के साथ कंबाइन होगा, और यहां पर बनाएगा क्या, तो देखो यहां पर बनाएगा Pb प्लस यहां पर बन जाएगा H2SO4, ऐसा बनेगा ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में यहां पर होगा ये जो बना है PbSO4, ये कंबाइन हो जाएगा SO4 2- के साथ, और साथ में यहां पर क्या लिखा गया है, दैट इज H2O, यहां से ये बन जाएगा PbO2 प्लस यहां पर 2 प्लस H2SO4 बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिचार्जिंग का केस आ गया, ये रिचार्जिंग की इक्वेशन है, ये फर्स्ट टाइम चार्जिंग की इक्वेशन है, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। तो एनोड पर ऐसा होगा, कैथोड पर ऐसा होगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन को ऐड करवाना चाहे तो ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अभी ऐड करके रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन इसका प्रोसेस समझते हैं। डिस्चार्जिंग जब हो रही थी तो क्या हुआ, यहां पर ये H2SO4 जो था वो डिसोसिएट हुआ 2H प्लस SO4 2- में। 2H प्लस ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ रहा है, इस इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ रहा है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारे पास ऐसा। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब बढ़ेगा 2H प्लस, जबकि वो खुद पॉजिटिव है, यहीं से सेल मैकेनिज्म स्टार्ट होता है एक्चुअली। वैसे तो हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है तो जो इनके अंदर का आयन का मूवमेंट होता है वो अपोजिट हो जाता है। आयन का मूवमेंट अपोजिट होने का मतलब है यहां पर जब सेल डिस्चार्ज होता है तो PbSO4 का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और जब इस सेल रिएक्शन को रिवर्स कराया जाता है रिचार्जिंग के लिए, मतलब सेकंड टाइम जब चार्जिंग कराई जाती है उसको हम रिचार्जिंग कहते हैं, तो उस समय पर PbSO4 2H प्लस के साथ रिएक्ट करके Pb बनाएगा, तो ये प्लेट Pb के साथ फ्री हो जाएगी, और यहां पर ये जैसा था वैसा हो जाएगा, पहले ग्रे कलर का था तो ग्रे कलर का हो जाएगा। और यही बात अगर डिस्कस करते हैं सेकंड केस में, तो यहां पर PbSO4 दिया गया है, ये SO4 2- के साथ कंबाइन होगा, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस और SO4 -2 होंगे ना, तो ये उसके साथ कंबाइन करेगा, दूसरे सरफेस के ऊपर PbO2 निकाल देगा और वहां से H2SO4 रिमूव हो जाएगा। अब H2SO4 का सॉल्यूशन फिर से तैयार हो जाएगा, सेल दोबारा चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया रिचार्जिंग का प्रोसेस, ये हो गया डिस्चार्जिंग का प्रोसेस, ये होता है फर्स्ट टाइम चार्जिंग का प्रोसेस। तो ध्यान ये रखेंगे, जब सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है, एनर्जी पावर डिलीवर कर रहा होगा सेल, तो सेल पावर डिलीवर करने के टाइम उस समय पर क्या होगा, वहां उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर जो आयन का मूवमेंट होता है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं, सेम इलेक्ट्रोड की तरफ ही होता है, ठीक है। कैसे होता है वो सारा प्रोसेस यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर का जो सेल मैकेनिज्म है इसे कहा जाता है सेल मैकेनिज्म। सेल मैकेनिज्म ये सेल मैकेनिज्म है। तो कोई डिस्कस करने के लिए बोले कि डिस्कस करो सेल मैकेनिज्म कैसे काम करती है, तो सेल मैकेनिज्म इस तरह से काम करती है। ये सेल हमारे सिलेबस का पार्ट है, हर बार हम बैटरी जोड़ते हैं तो वो लेड एसिड बैटरी ही जोड़ते हैं। लेड एसिड बैटरी बनाई कैसे जाती है, उसके अंदर की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, आई थिंक सारी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है उसको डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं रहती, वो कांस्टेंट वोल्टेज कैसे प्रोवाइड करता है, अगर ये हमें पता चल जाता है दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। पढ़ लिया।
इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अभी हम लोगों ने देखा, सेल के अंदर आयन मूव करते हैं, तो सेल के अंदर आयन मूव करते हैं, सेल के अंदर आयन मूव करे और सर्किट के बाहर की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो अगर कोई चार्ज, जैसे यहां पर एक बैटरी है, ये बैटरी जिसका ईएमएफ दिया गया है E, और यहां पर एक की लगी हुई है और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। अब बात करते हैं, यहां से मान लेते हैं एक चार्ज चलना शुरू करता है, दैट इज क्यू चार्ज। क्यू चार्ज चलता है, ये सेल के अंदर भी चलता है और सेल के बाहर भी चलता है क्यू चार्ज, और ये वापस से कलेक्ट कर लिया जाता है बैटरी द्वारा। ठीक है, क्यू चार्ज इस पूरे सर्किट के अंदर चलता है। तो डेफिनेशन लिखी जाती है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जाए, इंक्लूडिंग सेल। ये ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा ना लिखा हो तो वहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फिर वर्क डन। तो यहां से निकल के आता है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं ईएमएफ। इसको हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, कभी कभी ई से भी लिखा जाता है। इसे लिखा जाता है वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल के साथ पूरे सर्किट में सर्कुलेट कराने के लिए बैटरी जो वर्क डन करती है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। यहां से देखो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, तो यूनिट निकल के आएगी जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, और लगा के लिख दें तो इसे क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। डायमेंशन क्या होगी, वही सेम आएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इससे क्या निकल के आएगा, W का होता है ML2T-2, यहां पर बन जाएगा AT। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ML2T-3A-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो किसी भी सेल के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को भेजा जाता है, तो सेल के साथ पूरे सर्किट में अगर वो एक बार सर्कुलेट कर जाता है तो बैटरी जो वर्क डन करती है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां फोर्स का मतलब ये फोर्स से बिल्कुल नहीं है, ये है क्या, तो ये एक वोल्टेज है, या कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस है। एक तरह का क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये फोर्स नहीं है। नाम में फोर्स है तो फोर्स बिल्कुल नहीं है ये। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन। यहां पर जब ये चार्ज हो जाएगा, अभी हम लोगों ने सेल मैकेनिज्म डिस्कस किया, जब ये चार्ज हो जाएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस इनके अक्रॉस बन जाएगा। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस बन जाएगा तो वहां पर कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई कर सकता है किसी टर्मिनल के अक्रॉस, अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल मेंटेन रखेगा, सर्किट के अंदर उसकी वजह से करंट फ्लो करेगी, कंडक्टर्स अगर लगे होंगे तो। अब बात करते हैं, सेकंड केस बनता है कि अगर कोई सेल दिया गया हो, यहां पर जो सेल दिया गया था या बैटरी जो दे रखी थी ये आइडियल थी, ये कैसी थी, आइडियल थी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि सेल आइडियल हो, कुछ ना कुछ उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जब आयन मूव करेंगे। यहां पर हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जब आयन मूव करेंगे तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो अगर आयन एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, यहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा। हम लोगों ने पढ़ा था जब आयन मूव करते हैं और उनके मूवमेंट में कोई अपोजिशन ऑफर होता है दैट इज रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस यहां पर भी लगेगा, इसका मतलब है सेल अगर आइडियल है तब तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल आइडियल नहीं दिया गया होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस वो कुछ ना कुछ ऑफर करेगा। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वो कुछ ना कुछ ऑफर करेगा तो उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम उसे। तो यहां पर जो सेल बनाया गया है ये एक प्रैक्टिकल सेल है। यहां पर जो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन दिया गया है ये एक सेल है। ये क्या है, ये कंप्लीट सेल है। ठीक है, इसका ईएमएफ दिया गया है, जो स्मॉल आर दे रखा है, ये स्मॉल आर, इस स्मॉल आर को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अभी नाम दे देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, कहते हैं इसे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जब सेल आइडियल नहीं होता, ये कैसा सेल है, तो ये प्रैक्टिकल है। ये कैसा सेल है, तो प्रैक्टिकल सेल है।
वो जो पहले सेल दिया गया था वो आइडियल सेल था, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कुछ होगा। तो अगर हम स्विच को बंद करते हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी। तो अगर करंट की वैल्यू लिखी जाए तो आई विल बी ई डिवाइडेड बाई में यहां क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर लिख सकते हैं ऐसा, यहां से लिख पाएंगे। तो अगर हमें यहां पर ड्रॉप निकालना हो, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप निकाला जाएगा वो कितना निकल के आएगा, तो ये देखो मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V है, इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर V की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिखी जा सकती है, V विल बी I इंटू आर। बोलो सही है, ऐसा होगा। ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर या फिर लोड, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। अगर यहां से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो I इंटू आर प्लस I इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, E लिख सकते हैं। तो यहां से ये वैल्यू किसके बराबर, V के बराबर। ये क्या है, तो ये आई आर है, इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, E। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, E माइनस आई आर, ऐसा लिख सकते हैं। इस V को ड्रॉप तो कहते हैं यहां पर, लेकिन इसको कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट किया जा सकता है यहां पर। ये जब केस लिखा जाता है तो यहां पर सेल कैसा है, ये डिस्चार्जिंग मोड में है, इस समय पर सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो सेल डिस्चार्ज होगा तब यहां पर V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर लिखा जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होगा तो क्या होगा, उसका केस था। और प्रैक्टिकल होगा तो सर्किट के अंदर कैसा होगा, कुछ इस तरह का केस होगा। ये उसकी डेफिनेशन हो गई, यूनिट हो गई, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इतनी चीज सफिशियंट है। चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई खास नीड नहीं है, क्योंकि अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी भी चीजें सफिशियंट हैं हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ सेल मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, और सेल कैसे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है अपने टर्मिनल के अक्रॉस। समझा होगा तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहां पर आगे, ये जो डिफिनेशन लिखी थी स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है ना, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, जब करंट फ्लो करती है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सोल्यूशन कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। ऑफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। जैसे कैपिटल आर लिखते हैं रेजिस्टेंस को, लोड रेजिस्टेंस को जो भी बाहर लगा होता सर्किट में, वैसे इसे स्मॉल आर से लिखा जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है, यहां पर अभी जो हम लोगों ने देखा था सेल मैकेनिज्म, वापस चलते हैं यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि जब कभी भी दो इलेक्ट्रोड के बीच में आयन का मूवमेंट होगा तो आयन एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और आयन एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे मतलब चार्ज कैरियर के मूवमेंट में अपोजिशन ऑफर हो रहा है। और जब चार्ज कैरियर के मूवमेंट में अपोजिशन ऑफर होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा, और जो सोल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसे स्मॉल आर से डिनोट करता है। ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड दो अलग अलग कितने डिस्टेंस पर, इस बात पर डिपेंड करेगा। कैसे, मान लेते हैं कि ये सेल बनाया गया है, हर एक पॉइंट को समझते चलते हैं। देखियो ऐसा, यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहां कहीं पर लगाया गया है, ऐसा। अगर यहां पर स्मॉल आर दे रखा है, ऐसा है, और ये इलेक्ट्रोड एक ऐसा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। पहला पॉइंट लिखा गया है कि जैसे जैसे एल बढ़ता जाएगा इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में एल बढ़ता जाएगा, सेम कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, तो जो आयन मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के बीच में, वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जब पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो ज्यादा आयन के साथ कोलाइड करेंगे, और ज्यादा आयन के साथ कोलाइड करेंगे, इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रीजन यहां से देखते हैं, अगर क्या करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड को बढ़ा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो जब दूर करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड के पास से दूसरे इलेक्ट्रोड के पास की तरफ अगर मूव करेगा कोई आयन, तो वो अदर आयन के साथ ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ज्यादा कोलिजन होंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। याद रहेगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। एरिया जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो वही कह रहे हैं यहां पर
एरिया और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा एरिया होगा आर उतना ही कम होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जितना ज्यादा एरिया होगा इलेक्ट्रोड का उतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कराया जा सकता है, मतलब उतने ज्यादा चार्जेस उसकी तरफ मूव कर सकते हैं, उस पर उतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कराया जा सकता है और चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, चार्ज का मूवमेंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो ए होता है और आर होता है इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर जो इलेक्ट्रोड का एरिया है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, आयन जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, कम अपोजिशन ऑफर करेंगे, मूव कर पाएंगे, तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, नेचर का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर आयन कैसे हैं। ऐसा तो नहीं बहुत बड़े बड़े से आयन हैं, ज्यादा बड़े आयन होंगे तो इस बात पर डिपेंड करेगा, ज्यादा बड़े आयन ज्यादा दूसरे आयन के साथ ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। कम होंगे, छोटे होंगे आयंस तो वो कम कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। वैसे यहां पर लिखा गया है रेजिस्टेंस जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। रीजन क्या होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी चार्ज जो होंगे, जो चार्ज वहां पर मूव कर रहे होंगे, आयंस जो मूव कर रहे होंगे उनका नंबर बढ़ेगा और उनका नंबर बढ़ेगा तो उनके कोलिजन भी तो बढ़ेंगे मूवमेंट में। तो मूवमेंट जब होगा तो उनके कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे इसका मतलब वहां पर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हर एक पॉइंट जो लिखा गया है एकदम क्लियर होना चाहिए। अगला लिखा है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आर बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, ये उल्टा रिलेशन होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो आर कम हो जाएगा, टेम्परेचर को कम कर देते हैं आर बढ़ जाएगा। लेकिन कंडक्टर वाले रेजिस्टर के केस में ऐसा नहीं था। वहां पर क्या था, अगर टेम्परेचर बढ़ाते थे तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता था, यहां ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे हम बढ़ा देंगे यहां पर, अगर इसको हीट करना शुरू कर दिया जाएगा, हीट करना शुरू कर दिया जाएगा तो ओवरऑल जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो डिक्रीज होंगे। रीजन क्या होगा, उनको कुछ एनर्जी मिलेगी। जो कोलाइड करने के बाद कुछ डिस्टर्ब हो रहे थे, जब उनको हम एनर्जी सप्लाई करना शुरू करेंगे और उनकी वजह से डायरेक्शनल फ्लो भी यहां पर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, तो डायरेक्शनल फ्लो भी होगा और एक्स्ट्रा एनर्जी भी सप्लाई कर दिया है। तो ओवरऑल जो इफेक्टिव मूवमेंट होंगे, जो ओवरऑल मूवमेंट होंगे, उनमें जो कोलिजन्स होंगे अब वो कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर कम हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो थीटा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी एनालॉजी लगा देंगे साथ में कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटता है। ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी कंप्लीट थियरी, ये चारों पॉइंट अलग अलग डिस्कस किए गए। आई थिंक समझ में आई होंगी चीजें। अब रिलेट करते हैं इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ और ईएमएफ के साथ। ईएमएफ पढ़ लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया, आप दोनों को रिलेट करते हैं। यहां पर देखो लिखा गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि अभी हम लोगों ने यहां पर लिखा भी था। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो ये इधर है, यहां पर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को रिलेट करते हैं इधर। क्या है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, यहां पर सेल है ये, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल। मतलब अगर सेल के दो टर्मिनल दिए गए हैं, ऐसा कुछ, ये कोई सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हम प्रैक्टिकल के साथ ही डील करेंगे और साथ में यहां पर लोड लगा हुआ है, ये कोई लोड लगा हुआ है मान लेते हैं ऐसा, ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये एप्सिलॉन दिया गया है। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है देखो, उसमें ऐसे समझते हैं इसे कि ये जो पहला मान लेते हैं ये टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है। तो पहले टर्मिनल से अगर क्यू चार्ज चलता है और इसकी वैल्यू हम 1 कूलाम ले लेते हैं, तो इस एंड से चार्ज चले और यहां पर पहुंच जाए, दूसरे एंड पर पहुंच जाए। ऐसा नहीं सेल के अंदर भी चले, उस वाले केस में क्या होता था, सेल के अंदर भी चलता था। ये सेल के बाहर बाहर चले और सेल के बाहर बाहर चलेगा तो जो वर्क डन लिखा जाता है V पर यूनिट चार्ज, इसी को हम क्या लिखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा मिल सकता है, कभी कभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा मिल सकता है, सब कुछ सही है। जब हम ईएमएफ की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं, तब सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब V की वैल्यू निकल आई, यहां पर हम लोगों ने अभी देखा कि हम रिलेट कर सकते हैं। अगर इस केस में यहां से करंट की वैल्यू लिखते हैं हम, तो करंट की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो वो लिखी जाएगी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में R प्लस स्मॉल r, ऐसा लिख सकते हैं। ये बिल्कुल लिख सकते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां पर I की वैल्यू निकल आई और V की वैल्यू हम जानते हैं बाहर ड्रॉप है, तो ये लिखा जाएगा I इंटू R।
ये हो गया हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों रिलेशन है, इन दोनों से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, उसे डेराइव करते हैं। देखो कैसे, अगर हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है v इज इक्वल टू, यहां पर i की वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में r प्लस r, इनटू में क्या लिख सकते हैं, ये कैपिटल R लिख सकते हैं। यहां पर एप्सिलॉन लिखा गया है, इसको लिख देते हैं एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में v लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसको इधर ले आते हैं, ये r बाई r बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ये ठीक है। स्मॉल r बाई कैपिटल R क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई v माइनस 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा स्मॉल r इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा कैपिटल R इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई में v माइनस 1। ये जो रिजल्ट आया है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान ये रखेंगे, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे अलग कर सकते हैं ईएमएफ के साथ में। तो ईएमएफ को डिफाइन करते हैं कि सेल के साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल सर्किट, और आउट जो बाहर सर्किट दिया गया उसमें अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है, ईएमएफ होता है। लेकिन केवल बाहर मूव करवाना हो तो वर्क डन जो लिखा जाता है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में ये रिलेशन निकल के आता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको रिलेट करते हैं यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में, हम यहां पर लिखते हैं कि जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट दिया गया है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं VA है, और इसका अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा साइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ही होगा, और इसका दूसरा साइन लिखेंगे तो साइन इसमें प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, तो ये प्लस इधर माइनस होगा। जिधर करंट एंटर करती है उधर वाले को हम क्या लिखते हैं, तो उधर वाले को लिखा जाता है पॉजिटिव, और जिसमें करंट लीव करती है रजिस्टर के अंदर उसे नेगेटिव लिखा जाता है। पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब का केस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए याद रखेंगे कि जहां करंट एंटर करती है रेजिस्टेंस के अंदर उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं, जहां से लीव करती है उसे नेगेटिव लिखा जाता है, ये याद रखना है। यहां से चलना शुरू किया, इसे लिख दिया, माइनस ही लिख दिया, और इसका अगर हम दूसरा साइन लिखें तो प्लस का क्या लिखा जाएगा, IR लिखा जाएगा, इसके अंदर का ड्रॉप, और वहां पर पहुंच जाएंगे तो क्या लिख देंगे, VB लिख देंगे। तो यहां से अगर हम निकालते हैं VA माइनस VB, वो क्या निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा एप्सिलॉन माइनस IR निकल के आएगा। तो यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ। बैटरी चार्ज हो रही है तो क्या केस अलग, बैटरी डिस्चार्ज हो रही तब का केस अलग है। बैटरी डिस्चार्ज होगी तो यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR होगा, और अगर बैटरी चार्ज हो रही होगी तब क्या होगा। अगर हम इसे लिखते हैं तो ये VA बन जाएगा, और इस केस के लिए लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहां से देखो ये बन जाएगा माइनस का E, और इस केस में बनेगा यहां पर प्लस का, ये वैल्यू बन जाएगी I इंटू R। दूसरा लिख रहे हैं ना साइन, दूसरा साइन लिख रहे हैं तो माइनस का यहां पर IR लिख देंगे, और ये कहां पहुंच गए, B पर। तो ये लिख सकते हैं VA माइनस VB, ये किसके बराबर आएगा, E प्लस IR के बराबर आएगा। तो यहां पर ये जो फार्मूले निकल के आ रहे हैं वो कैसे निकल के आ रहे हैं ये याद रखना जरूरी नहीं है। अभी KVL KCL पढ़ेंगे, सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल पाएंगे। लेकिन अभी इतना याद रखेंगे कि जब कभी भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, दैट विल बी E माइनस IR, और इन केस ऑफ चार्जिंग यहां पर लिखा जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR। अगर बैटरी को ओपन सर्किट कर दिया जाए, ओपन सर्किट का केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओम्स लॉ की क्लास अगर नहीं देखी है तो वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। ओपन सर्किट के केस में यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट नहीं फ्लो करेगी, तो यहां पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे VA, और यहां पर इसका दूसरा साइन लिखेंगे तो माइनस ही लिखेंगे, इसमें ड्रॉप हो जाएगा 0, और वो हम लिखेंगे कैसे, तो माइनस के साथ प्लस के साथ लिखो चाहे माइनस के साथ लिखो, इज इक्वल टू लिखा जाएगा VB। तो यहां पर VA माइनस VB क्या निकल के आया, E के बराबर निकल के आया। मतलब अगर किसी बैटरी को ओपन सर्किटेड कर रखा है तो ओपन सर्किट के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के केस में यहां पर करंट तो फ्लो करना शुरू करेगी ना, और करंट अगर फ्लो करेगी तो इस केस में यहां पर लिख सकते हैं क्या, इसके अंदर अगर हम KVL लगाते हैं, KVL लगाएंगे, कैसे लगाते हैं देखते हैं। यहां से अगर मान लो किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से चलें इधर की तरफ, तो यहां पर हमारे पास करंट इधर की तरफ जा रही है, तो इसे पॉजिटिव इधर निगेटिव लिख लेंगे। अभी बताया जहां रेजिस्टेंस के अंदर करंट एंटर करती है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव लिख दिया। अब पहले साइन लिख लो या दूसरे, चलो पहला लिख लेते हैं। तो इस वाले केस में लिखेंगे तो ये IR लिख लेते हैं प्लस का, और इसका पहला साइन लिख देते हैं माइनस का, E इज इक्वल टू 0। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I इंटू R मिल जाएगा, ये ऐसा होगा।
तो बैटरी को अगर शॉर्ट सर्किट किया जाएगा तब का केस ऐसा है, बैटरी को ओपन सर्किट किया जाएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। बैटरी चार्ज हो रही होगी तो यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर के बराबर होगा। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर लिखा जाएगा। याद रहनी चाहिए। केवीएल लगाया कैसे जाता है वो लगाना हम लोग सीखेंगे जब नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट होगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना है, जब नेटवर्क थ्योरी आएगी तो वहां पर हम इसे लगाना सीखेंगे। उस समय पर ये डिस्कस नहीं कर रहे होंगे व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसे कैसे डील कर सकते हैं। वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर केवीएल लगाया जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो क्या होता है और किस केस में कैसी इक्वेशन बनती है वो यहां पर हम याद रख सकते हैं। अगर नहीं याद रखना तो केवीएल की इक्वेशन जब हम फॉर्म करना सीख जाएंगे तो इसे दोबारा से डील करेंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग कई सारी चीजों के साथ डील करेंगे, सिमेट्री मेथड के साथ भी डील करेंगे, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान से देखें। सबसे पहले यहां पर है मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। सक्सेसिव रिडक्शन के मतलब ये होता है जो सर्किट दिया गया है उसमें हम पैरेलल और सीरीज ढूंढ के सर्किट को सॉल्व करते जाए, फाइनली सर्किट को हम एक ओम्स लॉ के इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिलेट कर ले और वहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ठीक है। ये तरीका है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट यहां पर m है, दूसरा पॉइंट n दिया गया है। इन दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। एक एक करके हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ध्यान से समझते जाना। जैसे हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा था वैसे ये भी सीख लेंगे। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, बात करें ये m और n, बाकी पॉइंट्स के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे, तो दो पॉइंट हमारे ये कंसर्न है, ये ब्रांच यहां पर फिक्स रहेगी, बाकियों को हम रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो r दिया गया और ये वाला जो r दिया गया है ये कैसे जुड़े हैं, तो अगर यहां से कोई करंट चलेगी तो दोनों में सेम करंट जाएगी। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, यहां से जो करंट चलेगी वो सेम करंट इसके अंदर जाएगी, और जब करंट डिवाइड नहीं होती तो हम लोगों को पता है वो कनेक्शन कैसा होता है, वो कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, दैट इज R1 प्लस R2। तो यहां से अगर हम इन दोनों ब्रांच को हटा देते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, दैट इज 2R। सही है। अब ये 2R और ये 2R कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। इसको बना देते हैं यहां पर, तो हमारे पास उन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आया इक्विवेलेंट। इधर बन गया हमारे पास 2R, ठीक है। और यहां पर इसको ऐसे बनाते हैं, ये हो गया हमारे पास M, ये हो गया N, ऐसा दिया गया है। यहां पर ये बन गया 2R, तो इस 2R को इधर जोड़ देते हैं, ये 2R हो गया। और इसके साथ यहां पर पैरेलल में लगा है दूसरा 2R, ये ऐसा लगा। इसके साथ यहां पर ये R लगा हुआ है, ये 2R कौन सा है, ये वाला 2R है, और उन दोनों का आया है जो वो 2R यहां है, इसके साथ जोड़ दिया। अब इसके साथ यहां पर जोड़ देते हैं कुछ ऐसा, ये केस बन जाएगा, ये भी 2R हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया अब तक। तो ये 2R हो गया और ये 2R लिख दिया। अब अगला 2R लिखते हैं, तो यहां पर लिख देंगे कुछ इस तरह का, यहां पर एक R है, ये 2R है। उसके बाद फाइनली क्या किया गया है, यहां पर R के साथ इसे दोबारा कनेक्ट कर लिया गया। अब दोबारा से देखते हैं, यहां पर कुछ ऐसा कॉमन है जो सीरीज पैरेलल दिख रहा है। तो यहां से देखो 2R और 2R पैरेलल में है, और 2R पैरेलल में है, तो हम लोगों को पता है जब सेम मैग्नीट्यूड रखने वाले या जिन रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है और वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो जितने होते हैं उससे डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज R/N। तो यहां पर 2R डिवाइडेड बाई में 2 तो बन जाएगा R। तो इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, यहां पर अब R लगा सकते हैं। तो इन दोनों का जो निकल के आएगा, यहां पर जो ये निकल के आ रहा है ये वैल्यू, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी स्मॉल r, क्योंकि R 2R स्मॉल r बनेंगे पैरेलल में। अब ये R बन गया, ध्यान से देखेंगे ये वाला जो यहां पर R दिया गया है और ये जो स्मॉल r निकल के आया है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं इस बार, तो ये देखो फिर से सीरीज कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ब्रांच यहां एक ब्रांच यहां, दोनों ब्रांच एक ही ब्रांच है। देखो दोनों ब्रांच एक ही ब्रांच, इसका मतलब सीरीज कनेक्शन। तो ये R बन जाएगा, ये R बनेगा, फिर से बन जाएगा 2R। सर्किट को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, यहां पर वापस लेकर के चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया R, ये आ गया 2R। तो अब हमारे पास एक ब्रांच आएगी और उसमें हम 2R लगा लेंगे डायरेक्ट, और साथ में यहां पर एक दूसरी ब्रांच होगी जिसमें ये 2R पहले से लगा है, तो ये वाला 2R यहां पर लगा है इस बार, ठीक है। अब क्या करना है हमें,
सॉल्व करेंगे वैल्यू तो यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस स्मॉल r होना चाहिए और एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का होना चाहिए 2r, ऐसा बन गया। और साथ में यहां पर ये m है ही, यहां पर ये n हो जाएगा और इसको कनेक्ट किया गया एक सिंगल रेजिस्टर के साथ, ये r है। फिर से वापस यहां पर जो लिखे गए हैं ये 2r, यहां पर जो 2r लिखा गया है और दूसरा वाला एक केस बन रहा है उसको देखो, यहां पर ये 2r लिखा गया है और ये वाला जो 2r है ये कैसे कनेक्टेड है इस बार फिर से पैरेलल में। तो पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा r/n, मतलब r/2, तो ये निकल के आएगा स्मॉल r। नहीं ऐसे लगा सकते तो r1 r2 डिवाइडेड बाय में r1 प्लस r2 से लगा सकते हैं। अगला ये r और ये जो दूसरा वाला है ये, इन दोनों r को देखो कैसे कनेक्टेड है। तो अगर यहां से कोई करंट फ्लो करेगी इस वाले r में तो वही इसमें जाएगी, डिवाइड तो होगी नहीं। इसका मतलब ये दोनों क्या बनाएंगे, फिर से 2r बनाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है यहां पर। ठीक है, तो अब इतना सर्किट हमारे पास सॉल्व हो गया, ऊपर का ये सर्किट सॉल्व हुआ। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लिए तो यहां पर दोबारा से बना देते हैं, ऐसा सर्किट है। तो ये बन गया हमारे पास m और ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू इस तरह से बना देते हैं, ये वैल्यू ओवरऑल आ गई 2r और ये आया 2r, ये 2r है। ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है m, ये n हो गया, यहां पर r लगा है तो ये हो गया था 2r आया, ये 2r हो गया, इसके साथ यहां पर एक रेजिस्टेंस और लगा है स्मॉल r। अब फिर से वापस सॉल्व करें इसे, तो जब वापस से हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो वैल्यू मिलेगी, ये फिर से 2r और 2r कैसे हैं, सीरीज में, पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में आएंगे, ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये पैरेलल में, तो पैरेलल में 2r अभी तो देख रहे हैं r होता है, r हो गया। और उसके साथ देखो ये स्मॉल r फिर से क्या आएगा, सीरीज में आएगा। तो ये वैल्यू आ गई r और ये वैल्यू आ गई r, तो ये r प्लस r 2r बन गया। अब ये देखो ऊपर बन गया 2r और ये बन गया r, तो ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। कितना इजी देखो हुआ, यहां पर हो गया m और यहां पर ये आ गया n, यहां पर एक रेजिस्टेंस ऐड किया गया दैट इज r और यहां पर ऐड किया गया है दैट इज 2r। m और n के बीच में हमें चाहिए रेजिस्टेंस, तो 2r और r दिए गए हैं, तो यहां से हम लिखेंगे r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 r2 दैट मीन्स 2r इंटू r डिवाइडेड बाई में 2r प्लस r मतलब 3r बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2r/3। यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन के साथ रिलेट कर लेते हैं जो जेईई में एक बार पूछा भी गया है और उसी से बनाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो 2r/3 दिया गया है, अगर हम यहां से बात करते हैं r इज इक्वल टू 3 ओम, r की वैल्यू अगर 3 ओम रख दी जाए तो देखो 3 ओम रखोगे तो 3 3 6 3 3 6 6 3 6 3 बनेंगे। फाइनली क्या निकल के आएगा, तो यहां पर हम लोग कंडीशन लगा लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू 3 ओम देन r इक्विवेलेंट विल बी 2r 2 इंटू r डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा 3, यहां से निकल के आएगा 2 ओम। तो इसका आंसर 2 ओम निकल के आएगा। इस तरह से जब सर्किट दिया गया हो, सर्किट को पूरा हमें सॉल्व करना पड़े, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएं, सर्किट रिड्यूस होता चला जाए, तो इसी को कहते हैं सक्सेसिव रिडक्शन मेथड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। अब इस तरह सक्सेसिव रिडक्शन अप्लाई करते हैं किसी दिए गए सर्किट के अंदर। अगर बात करें एक और क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बना है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है दैट इज r की वैल्यू 2 ओम लगी है। इसी तरह से यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है दैट इज 3 ओम, यहां पर एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है तो ये वैल्यू लिखी गई है 2 ओम, और यहां पर एक लगाया गया सर्किट में ये बना है 3 ओम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे अगला यहां पर रेजिस्टेंस लगा है, अगला यहां लगा है, ये कुछ इस तरह का है, फिर कुछ इस तरह का है और फाइनली कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहां 2 पॉइंट्स निकाल दिए गए, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B दिया गया है। सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो 2 है, ये भी 2 लिख लेते हैं और ये 2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 6, ठीक है, यहां पर 3 लिख देते हैं और यहां पर 3 लिख देते हैं और ये बन जाएगा, ठीक है, बस ऐसा लिखा गया है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है फाइंड RAB की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन कैसा है, सक्सेसिव रिडक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। कैसे सॉल्व करेंगे वो अप्रोच हम लोगों ने देखा।
वहां पर टर्मिनल दिए गए हैं, दूसरे टर्मिनल से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था। सॉल्व करते करते चले जाएंगे वापस से, जब हम यहाँ ए और बी के अक्रॉस चले जाएंगे, जब सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहां पर ए हो गया, ठीक है, दूसरा ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है बी, यहां पर जो आर बनेगा वही आर इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे वैल्यू। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, सक्सेसिव रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। डिस्कस किया कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर ये पूरा प्रोसेस था, सॉल्व करना सिखाया। या भी सक्सेसिव रिडक्शन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया गया होता है तो वहां पर हमें सिमेट्री ढूंढनी पड़ती है। वो सिमेट्री कैसी भी हो सकती है, वो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हो सकती है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री हो सकती है, पाथ रिडक्शन मेथड हो सकता है, इन सबको हम डील करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इक्विपोटेंशियल पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे किसी सर्किट के अंदर। तो हम लोगों ने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसका दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, उनको हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कहते हैं। जैसे यहां पर अगर हम इसे R1 लिख देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी, दैट इज R1, ये हमारे पास R2 दे रखा है, ये हमारे पास R3 है और ये R4 दे रखा है, ठीक है, 4 अलग अलग रजिस्टर दिए गए हैं। अब इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, तो इस बीच में यहां पर कोई भी सिंपल वायर के साथ रिप्लेस किया गया है, तो इसको हम मान सकते हैं ये शॉर्ट सर्किट होगा शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके लिए हम लोगों ने 2 अलग अलग केस डिस्कस किए थे। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू एनी वैल्यू लिखते थे, यहां से R इज इक्वल टू निकल के आता था 0, क्योंकि R इज इक्वल टू V बाई I होता है, 0 निकल के आएगा। शॉर्ट सर्किट का ये केस हो गया। तो यहां इन दोनों पॉइंट को अगर डायरेक्ट मिलाया गया है किसी कंडक्टिंग वायर के साथ, इसका मतलब यहां शॉर्ट सर्किट होगा, तो यहां पर रेजिस्टेंस 0 हो सकता है, लेकिन करंट 0 हो जरूरी थोड़ी है। यहां से अगर कोई करंट आ रही तो वो करंट इसमें से पास कर जाएगी, लेकिन वोल्टेज इसके अक्रॉस 0 बनेगा। तो इसको हम ये ऐसा कह सकते हैं ना कि यहां इनके बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप 0 बन रहा है, और पोटेंशियल का ड्रॉप 0 बन रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंट को हटाओ और उनको एक साथ कनेक्ट कर दो यहां पर, ऐसा उसी फिगर को यहां ट्रांसफॉर्म किया गया है। ये R1 हो गया हमारे पास, ये R2 हो गया, ये हमारे पास R3 हो गया और ये R4 हो गया। इस तरह से हम किसी भी दिए गए सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तरीका होता है कन्वर्ट करने का, ऐसा कन्वर्ट किया जा सकता है, ये तरीका है। तो जब भी कभी कोई सर्किट दिया गया उसमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट हमें ढूंढने हो तो इस तरह से ढूंढ सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि A पॉइंट और B पॉइंट है, यहां बताना है क्वेश्चन फाइंड RAB बताना है। तो अगर RAB में हम बात करें कि यहां पर मान लो एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ी गई है, ये समझना है सिर्फ क्वेश्चन, बस इमेजिनरी बैटरी जोड़ी गई, दैट इज V। तो अगर यहां से कोई करंट चलेगी तो करंट यहां तक तो ठीक है चलेगी, लेकिन इसके आगे इस रास्ते पर जाएगी या इस रास्ते पर जाएगी वो डिसाइड करेगा रेजिस्टेंस। तो इस वाले रेजिस्टेंस में देखो शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब करंट इधर ही जाएगा, करंट इधर जाएगा तो इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब ये C और D जो होंगे, VC जो होगा किसके बराबर होगा, VD के बराबर होगा। तो यहां से लिख सकते हैं C और जो D होंगे, C एंड D क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए, और अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे तो इनको अलग अलग क्यों रखें, फिर इनको मिला देते हैं। तो अगर इनको मिलाएंगे तो सर्किट देखो कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से, यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, और इसको हम लोगों ने यहां पर ऐसे हटा दिया है तो कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पर पॉइंट A होगा, यहां पर पॉइंट B होगा, यहां पर C होगा, यहां D होगा। इनको मिला दिया जाए तो ये R है हमारे पास, ये R है, मिलाएंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी इधर R, ठीक है, इधर क्या मिल जाएगा, इधर R मिल जाएगा, ये R हो गया, ये R हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। A और B के बीच में अगर कोई बैटरी कनेक्ट तो सेम करंट फ्लो करेगा, दैट मीन्स यहां पर RAB जो निकल के आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2R के बराबर आएगा। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। यहां पर कुछ ऐसा, ये रेजिस्टेंस दिया गया R, यहां पर ये रेजिस्टेंस जो दिया गया वो भी R, इधर अब की बार रेजिस्टेंस ना होकर यहां पर R दे रखा है, और ये कुछ इस तरह का है, ये R, और वापस से यहां पर रेजिस्टेंस दिया गया है, ये पॉइंट B है, ये R है, ये पॉइंट A दिया गया है। ये भी क्वेश्चन वही है, फाइंड RAB की वैल्यू बतानी कितनी निकल के आएगी। क्या यहां पर शॉर्ट सर्किट का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा,
तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच में ड्रॉप है कुछ, और ड्रॉप होगा तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखेंगे शॉर्ट सर्किट है या नहीं, ऐसे ही लगा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट होगा तभी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। आगे है इलेक्ट्रिकल सिमेट्री। इलेक्ट्रिकल सिमेट्री कैसे हम बना सकते हैं या कैसे बता सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कोई करंट फ्लो करती है, ये रजिस्टर दिया गया है R और ये भी रजिस्टर दिया गया है R, दोनों की वैल्यू सेम है। यहां पर कोई करंट आ रही I, तो हमें पता है इधर करंट जाएगी मान लेते हैं I1 और इधर करंट जा रही I2, तो I1 और I2 I/2 होंगे। तो अगर यहां से देखते हैं इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, सपोज ये पॉइंट A है, यहां पर पॉइंट B दे रखा है और यहां पर पॉइंट C दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, उनका ड्रॉप सेम आ रहा है, मतलब उनके पोटेंशियल सेम आ रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं, उसी के अबाउट फोल्ड कर दिया जाता है, उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। और अगर एक साथ जोड़ा जाएगा तो यहां से देखो, इसमें I1 करंट जाएगी, I/2 इंटू R बनेगा ड्रॉप, इसमें I/2 इंटू R बनेगा ड्रॉप, दोनों का ड्रॉप सेम आएगा। इसका मतलब है कि यहां से जब हम यहां बढ़ेंगे तो इसका पोटेंशियल वही आएगा, जो यहां से यहां बढ़ेंगे उसका पोटेंशियल यहां आएगा। इसका मतलब यहां पर ये दोनों पॉइंट कैसे हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। और अगर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे तो क्या होगा, यहां से देखो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे तो इनको हम एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। देखो मिला दिया गया है। तो सर्किट को इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ऐसे I करंट चल रही है यहां से और इधर जा रही है, यहां से इधर जा रही है, और इन दोनों पॉइंट को यहां पर आपस में मिला दिया गया है, ऐसा कुछ। ये पॉइंट है, ये पॉइंट B भी है और ये पॉइंट C भी है, ये R है हमारे पास, ये R है। दोनों पॉइंट कैसे हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। तो जब भी कभी हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकालना हो, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हम निकाल रहे हो, तो वहां पर ये ध्यान रखेंगे कि उनके पोटेंशियल सेम होने चाहिए। अगर ड्रॉप भी हो रहा है तो दोनों में बराबर का ड्रॉप हो, उसके बाद में सेम पोटेंशियल पर वो पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो वहां पर हम इलेक्ट्रिकल सिमेट्री ढूंढते। कौन कौन सी हो सकती है वो देखते हैं एक करके। पहला है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब लगाई जाती है, तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो पहले की कॉन्सेप्ट क्या है याद रखने वाले। पहला ये पॉइंट है कि जिधर करंट फ्लो हो रही होती है उधर उसी के अलांग कोई अगर एक्सिस ली जाती है तो उसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस, और उसके अबाउट अगर सिमेट्री होती है कहते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। मतलब अगर यहां पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दैट इज ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N दिया गया है, और कह रहे फाइंड MN, R और R बताना है M और N पॉइंट के बीच में। तो यहां पर अगर हम बैटरी को एज्यूम करते हैं कि कोई बैटरी है जो करंट फ्लो कराएगी, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन राइट साइड में है ना, तो राइट साइड में है, तो अगर M और N यहां जो MN दिए गए हैं ये दोनों पॉइंट्स, इसके अबाउट अगर यहां पर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, ऐसी कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, तो ये लाइन काम करती है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। ये लाइन क्या है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। तो पैरेलल ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब होती है तो सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है, अब नेक्स्ट स्टेप बनता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, जिधर से करंट एंटर कर रही है उस एक्सिस के अलोंग अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और उसके अबाउट ऊपर और नीचे सेम कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, एक जैसा बन रहा है, इसका मतलब वहां पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और जब भी कभी ऐसा केस बने सर्किट को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, उसी एक्सिस के अबाउट सर्किट को फ्लिप कर दिया जाता है। सर्किट को अगर फ्लिप करेंगे तो देखो क्या होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा इक्विपोटेंशियल पॉइंट का डिफरेंस, तो यहां से करंट जो जाएगी इसमें जितना ड्रॉप होगा उतने ड्रॉप इसमें होगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। तो इनको अलग अलग क्या कर रहे हैं, इनको एक साथ मिला दो। तो अगर इनको मिलाएंगे तो देखो सर्किट को जो फ्लिप किया जाएगा तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। ध्यान से समझेंगे, ये आगे जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे। यहां की कॉन्सेप्ट है इसलिए क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखो ये वाला रजिस्टर कैसे आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो अगर ये पैरेलल में आएंगे तो इनको क्या लिखा जा सकता है, यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो रेफरेंस वाली, ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले यहां पर जो पॉइंट्स दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है हमारे पास M, और जब ये इसके साथ फ्लिप करवा दिया जाएगा, मान लेते हैं ये X और ये Y है, तो X Y को सब फ्लिप करवा देंगे, X का पोटेंशियल Y के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों पैरेलल में चले जाएंगे। तो यहां बना देते हैं, ये R हो गया, दूसरा यहां पर ये R हो गया, और वापस से हम किस पॉइंट पर पहुंच गए, तो ये पहुंच गए पॉइंट हम X के ऊपर।
साथ में दोबारा देखो, यहां पर जो ये R है और ये वाला R है, ये भी दोनों पैरेलल में चले जाएंगे, तो ये भी दोनों पैरेलल में जाएंगे, तो यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये R है ही, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऐसा आएगा और इसके साथ एक पैरेलल में ऐसा आ जाएगा, ये भी R है और ये भी R, दोनों पैरेलल में चले गए। सिमिलरली राइट साइड में बिल्कुल ऐसा होगा, तो राइट साइड में बिल्कुल ऐसा होगा, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है, दैट इज R, यहां पर R होगा और इसके पैरेलल में चला जाएगा एक रजिस्टर R, ये तो ये वाला और ये पैरेलल में होगा, ये जहां था वही है। अब देखो सर्किट पूरा फ्लिप हो गया, और फ्लिप हो गया तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे? दोबारा से ये R क्या बन जाएगा, दैट इज R/2 बनेगा, ठीक है। अगला यहां पर ये R और ये R क्या बन जाएगा, R/2 बनेगा, और यहां पर R/2 बन जाएगा, सही है ना। अब सुनो, इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर पॉइंट दिया गया है N और यहां पर ये R दिया गया है, और इनके बीच में देखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ये N यहां पर था, N को यहां लिख लेते हैं। अब ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं उनको डिस्कस करो, तो यहां से ये हो गया हमारे पास R, तो ये बन जाएगा R और इधर बन जाएगा R/2, R/2 बन जाएगा। इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहां पर भी क्या लगा हुआ है, तो ये R/2 लगा हुआ है। वापस से इधर क्या लगा हुआ है, तो इधर भी हमारे पास क्या लगा है, R/2 लगा है। सिमिलरली यहां पर क्या लगा है, तो यहां पर लगा है R। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, N हो गया, ये M था, ये क्या था, M था, और यहां पर क्या है, ये N है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो यहां पर अगर हम M और N के बीच में हमें चाहिए होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसमें फिर से लगा सकते हैं सिमेट्री, लेकिन सिमेट्री अभी हमें लगानी नहीं है। सिमेट्री लगानी क्यों नहीं, क्योंकि अगर यहां हम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लग सकती है, सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन पैरेलल एक्सिस सिमेट्री कैसे लगाई जाती है, आई थिंक इस सर्किट से समझ में आई होगी। यहां से अगर हम देखें तो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये इन दोनों का रेशियो सेम है, मतलब इसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर रिमूव कर देंगे तो सर्किट बिल्कुल ओपन हो जाएगा। ये R/2, ये R/2 कैसे चले जाएंगे, तो ये चले जाएंगे सीरीज में, तो बन जाएगा सिर्फ R, तो ये R बन जाएगा। और यहां पर देखो ये दोनों R क्या बन जाएंगे, तो 2R बन जाएंगे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ऊपर चला गया यहां पर, दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर बन जाएगा, इधर बन जाएगा N और इधर बन जाएगा M। ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है वो तो हम समझेंगे अभी। लेकिन यहां पर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री डिस्कस कर रहे थे, वो कैसे काम करती है। तो किसी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को बहुत इजी कर सकती है, लेकिन उसी एक्सिस के अबाउट हम फ्लिप कर सकते हैं जिसके अबाउट पैरेलल एक्सिस सिमेट्री होगी। तो यहां पर ऐसा निकला है। अब अगर इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तब तो बहुत इजी हो गया। यहां से इसको रिमूव किया गया, ध्यान रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा करके हमने इसे रिमूव कर दिया है। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, कैपेसिटर में पढ़ाया था, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर बराबर निकल के आता, दैट मींस जो फिफ्थ रेजिस्टेंस होगा उसको हम हटा सकते हैं वहां सर्किट से। तो ये बन गया R/2 R बन जाएगा, ये R 2R बन जाएगा। अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 2R/3, ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस दिए गए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो कितना इजी हो जाता सर्किट को देखना। यहां पर ना कोई पैरेलल दिख रहा है ना सीरीज दिख रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जब भी कंफ्यूज हो रहे हो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगा सकते हैं अगर लग रही होगी तो, अगर नहीं लग रही तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगा सकते हैं। आई थिंक ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री डिस्कस हो गई, इसको बात करते हैं दोबारा से परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के बारे में। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। यहां पर हमारे पास वैल्यू दे रखी दैट इज M, यहां पर दिया गया है N, यहां पर X दिया गया है, ये Y दे रखा है। एक पॉइंट यहां पर अगला है कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब भी डिस्कस की जाएगी और अगर ऐसा हमें मिल रहा हो तो उस पर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो इक्विपोटेंशियल होते हैं। तो यहां पर लिखना होगा तो लिख देना, ऑल द पॉइंट्स lying at perpendicular axis of symmetry, perpendicular axis of symmetry perpendicular axis of symmetry are equipotential, ये की कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे जब भी कभी ऐसा लगा रहे हो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, जितने भी पॉइंट उस एक्सिस पर आ रहे होंगे सबके सबका पोटेंशियल सेम होगा, उनको एक साथ कनेक्ट कर सकते, सर्किट इजी हो जाएगा सॉल्व करना। यहां पर
हमें वही बताना है, फिर से m और n बताना है, और हमारे पास आंसर निकल के आया था 2r/3। देखते हैं यहां से निकल के आता है कि नहीं आता जब परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री लगाई जाती है। परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब अगर यहां से करंट फ्लो करती है, दैट इज आई करंट अगर फ्लो करेगी यहां से, तो अगर आई करंट फ्लो करेगी तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस होती है इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये हर बार हम लोग बोल कैसे देते हैं, ये हर बार हम लोग बोल कैसे देते हैं, यहां पर देखो पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री से क्यों बोला था, जो पहले लिखा गया था कि अगर ऐसे कोई मिरर रखा जाए, अगर कोई मिरर ऐसे रखा जाए तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो हम इसे कहेंगे पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सेम यहां पर भी वैसा हो रहा है, अगर यहां पर कोई मिरर रखा जाए तो जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में बन रहा है, क्योंकि ये सारी वैल्यू आर लिखी गई है, ये आर लिखी गई है, सारी वैल्यू आर है। तो अगर ऐसा केस कभी भी डिस्कस करना हो कि एक तरफ जैसा दूसरी तरफ वैसा बन रहा, वहां पर मिरर रख रहे होंगे, तो वहां पर अगर परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिल रही तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिलेगी तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर्किट को कैसे फ्लिप कराया जाता है। यहां पर भी देखते हैं दोबारा, अगर आई करंट फ्लो करती है तो जो मिरर इमेज होते हैं, ध्यान रखेंगे यहां पर दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं, ध्यान नहीं हो तो दूसरा पॉइंट ये होता है जब भी कभी हम परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे या फिर पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करते हैं तो जो मिरर इमेज बनते हैं, मिरर इमेज में करंट सेम रहता है, करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री में करंट का अगर सेम कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो ऐसा देखो, इधर बात करें यहां से कि अगर कोई करंट यहां से एंटर करता है तो जितनी करंट इसके अंदर जाएगी, इसका ये मिरर इमेज है ना, तो मिरर इमेज तो उतनी करंट इसमें चली जाएगी, इसका मतलब इसमें करंट ही नहीं गई। सेम यही अगर यहां से कोई करंट जाएगी, जितनी करंट इसमें जाएगी वापस उतनी करंट जाना पड़ेगा, मिरर इमेज है। तो अगर इसमें करंट इसके बराबर, इसमें करंट इसके बराबर, इसका मतलब इस वाले में कोई करंट ही नहीं गई, इस वाले में कोई करंट ही नहीं गई, तो सर्किट में इन्हें लगाया क्यों, इनको हटा सकते हैं ना, हटा दो इनको सर्किट से। तो अगर इनको सर्किट से हटा दिया जाए तो क्या यहां से बनेगा, देखो सर्किट की फ्लिपिंग वहां हो रही थी, इनको सर्किट से रिमूव कर देंगे, सर्किट से रिमूव करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहां पर कुछ इस तरह का पॉइंट, कुछ इस तरह का पॉइंट बन जाएगा, और यहां पर ऐसा पॉइंट बनेगा, सिमिलरली इधर बन जाएगा ऐसा कुछ ऐसा। ये आर था हमारे पास, ये आर था, ये आर है, ये आर है, यहां पर आर है और ये आर है, इधर था एम, इधर था एन। निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो ऊपर आर आर क्या बन जाएंगे, तो आर आर बन जाएंगे 2R, यहां 2R, यहां 2R, कैसे दिए गए हैं, पैरेलल में, पैरेलल में दिए गए, तो 1/R इक्विवेलेंट जो बनेगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, दैट मीन्स 3/2R। तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा, आर इक्विवेलेंट वो निकल के आएगा, देखो 2R/3, यहां से भी तो सेम ही आया, वहां पर भी क्या निकल के आया था, यहां पर भी निकल के आया था, देखो 2R/3, यहां से भी निकल के आया 2R/3। इसका मतलब है अगर पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री दोनों काम कर रहे हैं किसी सर्किट के ऊपर, तो चाहे जिससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होगा। ठीक है, ये हो गई परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है शिफ्टेड सिमेट्री, कि शिफ्टेड सिमेट्री होती है तो हम कैसे डील कर सकते हैं चीजों के साथ। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लिखा भी गया है, यहां पर ये m है, मान लेते ये n है, ये x दिया गया है, ये y दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिमेट्री पैरेलल एक्सेस सिमेट्री हो सकती है, परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री हो सकती है। शिफ्टेड सिमेट्री का क्या मतलब होता है, जैसे यहां पर है, अगर बात करें ये 2R दिया गया, यहां पर क्या 2R दिया गया, यहां पर R दिया गया, यहां पर R दिया गया है, तो ये वाली एक्सेस क्या काम कर रही है, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये है परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो अगर परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री का ये काम कर रही होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के केस में यहां पर अगर हम मिरर रखते हैं तो ये दोनों मिरर इमेज होंगे, दोनों में करंट सेम, इन दोनों में करंट सेम। तो अगर इन दोनों में करंट सेम, इन दोनों में करंट सेम, तो इसको यहां से हटा दो, इन दोनों में करंट सेम, इन दोनों में करंट सेम। इसका मतलब है जो बीच में रेजिस्टेंस लगा उसका कोई काम नहीं है, रिडंडेंट एलिमेंट हो गया। आगे हम समझेंगे किसे हटाया जा सकता है, किसे नहीं हटाया जा सकता। तो इसमें कोई करंट जा नहीं रही, इसका मतलब यहां पर ये 2R दिया गया है, यहां पर 2R और यहां पर RR दिए गए, इसको बीच से हटाया जा सकता है और बीच से हटाएंगे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसे बीच से हटाया जाएगा, सर्किट से सॉल्व किया जाएगा, तो यहां से देखो क्या होगा, हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ हमें देखना है शिफ्टेड सिमेट्री होती क्या है। तो यहां पर देखो 2R दिया, यहां पर 2R दिया गया, यहां पर R, यहां पर R दिया गया, इसमें जितनी करंट उतनी करंट इसके अंदर जाएगी,
यहां पर जितनी करंट उतनी करंट इसके अंदर जाएगी, यहां जितनी करंट उतनी करंट इसके अंदर जाएगी, इसका मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, और कोई करंट नहीं जाएगी तो सर्किट से इसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका अपोजिट किया जाए, सिमेट्री अगर दूसरी तरफ चली जाए, यहां पर देखो, यहां पर ये 2R है, यहां पर 2R है, यहां पर ये R दिया गया है, यहां पर ये R दिया गया है, तो इसमें करंट अगर I1 है और इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है और इसमें करंट I4 है, तो शिफ्टेड सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो भी यहां पर कंपोनेंट पहले जैसे थे उनमें करंट अभी भी सेम रहेगा। I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी, I3 की वैल्यू I4 के बराबर होगी। इसे कहते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। पहले जो सिमेट्री थी उसको इंटरचेंज कर दिया गया, पहले जो यहां था इसको यहां भेज दिया गया, जो यहां था इसको यहां भेज दिया गया, तो सर्किट ऐसा बना है। देखो यहां पर R हो गया, यहां 2R हो गया, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया। जब इंटरचेंज करेंगे तो भी 2R में जितनी करंट इधर 2R में उतनी करंट, इधर R में जितनी करंट उधर R में उतनी करंट रहेगी, दोनों में करंट सेम आएगी, तो इसे कहते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी देखते हैं इनके बारे में। उससे पहले पाथ सिमेट्री डिस्कस कर लेते हैं। पाथ सिमेट्री क्या होती है? पाथ सिमेट्री का मतलब वही होता सेम बिल्कुल कि अगर ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाया गया हो, वो बिल्कुल सेम वैसे है। परपेंडिकुलर एक्सेस और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल उसी के साथ सेम मैच करता है, लेकिन यहां सर्किट को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे? जब भी कभी ऐसे हम चीजों के साथ डील कर रहे हो कि वहां पर पाथ सिमेट्री हो, तो पाथ सिमेट्री कुछ खास नहीं होती, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री ही होती। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, हमें क्या बताना है? आर ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा एम है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और डी के बीच में। आई थिंक दिख रहे होंगे दोनों यहां पर लगे हैं। अब अगर पॉइंट डिस्कस करते हैं कि यहां पर अगर कोई करंट सोर्स लगाया जाएगा तो उसमें करंट इधर की तरफ चलेगी, नीचे की तरफ, और अगर नीचे की तरफ करंट चलेगी तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ये लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें, एक लाइन यहां पर ऐसी ड्रॉ कर ली जाती है, कुछ इस तरह की लाइन है, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली गई। इस लाइन को देखो ध्यान से, इस लाइन में क्या है कि इधर जो पॉइंट लिखे गए सेम उनका वैसा पॉइंट लिखा गया। यहां से कोई करंट चलेगी, देखो 10 ओम इधर है, इधर भी 10 ओम दिया गया है, तो 10 ओम का ड्रॉप करके सी पॉइंट जितना पोटेंशियल पहुंचेगा सेम उतने ड्रॉप करवा के बी यहां पर पहुंचेगा। इसका मतलब है बी और सी पॉइंट अलग ही नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। अभी कोई पोटेंशियल पॉइंट देखा था हम लोगों ने, अगर इसमें 5 एम्पियर करंट है तो इसमें भी 5 एम्पियर करंट रहेगी, करंट तो सेम ही जाएगी ना। और इसमें 20 एम्पियर की करंट है तो मतलब जो भी करंट होगी सेम रहेगी। तो इसमें 20 के रेस्पेक्ट में करंट डिवाइड होगी, इसमें 10 और 10 है तो सेम करंट इनमें जाएगी, सेम करंट होगा तो ड्रॉप भी सेम आएगा। इसका मतलब है यहां पर अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सोल्यूशन में, तो यहां सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या है? इक्विपोटेंशियल है। तो B और C पॉइंट क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ठीक है, इक्विपोटेंशियल हो गए। इसी तरह से एक और पॉइंट दिख रहा होगा यहां पर, ये तो पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं तो समझें कि ये वर्टिकल बनाया गया है तो परपेंडिकुलर है। करंट अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगी, इसका मतलब जो वर्टिकल एक्सेस होगा अब की बार पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। तो ये क्या है? पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ये। तो यहां पर देखो E और F पॉइंट भी देखो एक दूसरे के साथ हैं, इसमें जितनी करंट उतनी करंट इसमें, मतलब दोनों इक्विपोटेंशियल हो गए। तो यहां पर लिख सकते हैं E एंड F जो हैं वो भी कैसे हो गए? इक्विपोटेंशियल हो गए, इक्विपोटेंशियल हो गए। और इक्विपोटेंशियल हो गए, फ्लिप करवा दो इनको, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ही, फ्लिप करवाएंगे तो हमने लोगों ने देखा था, फ्लिप करवाओगे तो कैसा बनेगा? यहां से सबसे पहले यहां पर जो ये दोनों एलिमेंट दिए गए हैं, इन एलिमेंट का कोई खास रोल नहीं है, वैसे रोल तो नहीं है तो, लेकिन रोल नहीं है लेकिन फिर भी हम इनको सर्किट में अभी रख लेते हैं, बाद में अगर हटाना होगा तो हटा देंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? यहां पर B और C एक ही पॉइंट हो गए, E और F एक ही पॉइंट हो गए, यहां पर A और D लिखे हैं, तो इस सर्किट को दोबारा से इधर रीड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला मेथड यहां पर डिस्कस करते हैं, दैट इज फर्स्ट मेथड। दो अलग अलग मेथड है, पहला मेथड डिस्कस करते हैं। पहले मेथड में क्या होगा? अभी हम लोगों ने कहा यहां पर पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब हम फ्लिपिंग करवा सकते हैं। तो फ्लिपिंग होगा तो क्या होगा? यहां पर पॉइंट A हो गया हमारे पास, और दूसरा पॉइंट यहां पर B और C हो जाएंगे, और तीसरा पॉइंट यहां पर E और F हो जाएंगे, क्योंकि सब सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हैं। और यहां पर फाइनली D होगा, जिसके बीच में हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो A और B, तो A और B के बीच में 10 ओम लगा है, लगा दो 10 ओम, 10 ओम लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा
क्या ए और बी के बीच में कोई और रेजिस्टेंस लगा है? तो ए और बी के बीच में सी वाला लगा है, ये भी 10 ओम है। इसी तरह से बी यहां पर दिया गया है और ई के बीच में, बी और ई के बीच में 20 ओम है, तो बी और ई के बीच में यहां पर ये 20 ओम दिया गया है। इसी तरह से यहां पर सी और एफ के बीच में भी 20 है, तो सी और एफ के बीच में भी 20 है, यहां पर एक 20 लगा देते हैं, 20 ओम दिया गया है। उसके बाद में ई कहां गया? तो ई के साथ डी जोड़ा गया है 10 से, एफ के साथ डी जोड़ा गया 10 से, इसका मतलब 10 और 10 यहां पर होंगे। ये ऐसा हो गया, ये क्या बन गया? कुछ इस तरह का होगा। ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। एक देखो छूट गया, कौन सा? यहां पर ए और डी है, इनके बीच में 20 और है, तो इसको फाइनली यहां से कनेक्ट कर दो और इसको सॉल्व कर दो। ये 20 है, ये बताना है कि ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्या होगा देखो, यहां से 10 कितना बन जाएगा, यहां बनाते चलते हैं। ए हो गया और यहां पर डी हो गया, जो आएगा फाइनली वही बना रहे हैं। सबसे पहला ये 20 तो जोड़ लो चुपचाप ऐसा, इसके साथ हमें बाद में डील करना है। 20 हो गया, ये वाला 20 है। इसको सॉल्व करो, देखो 10 और 10 5 आएगा, 10 और 10 5 आएगा, 5 5 क्या होगा? 10 होगा, और यहां 10 आएगा, तो ये ओवरऑल हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 20। और 20 और 20 क्या निकल के आएगा? तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आएगा, दैट इज 10 ओम। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे इनको हटा दो ना, फालतू में क्यों यहां पर लगे हुए हैं, इनको हटा दो। तो जब हटाएंगे तो दूसरा तरीका खुद से ट्राई करेंगे, इसको हटा देना यहां से, इसको हटा देना यहां से, उसके बाद में सर्किट पूरा खुल जाएगा। फ्लिप करवा देना, फ्लिप करवा के कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने डिस्कस किया, तो पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, सेम रिजल्ट मिलेगा 10 ओम। ठीक है, इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर 2 क्वेश्चन अलग अलग बनाए गए, कहा फाइंड आर ए बी बताना दोनों फिगर के लिए। तो इस वाले केस को तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इसके ऊपर। इसका आंसर क्या निकल के आया था? 2r/3 आया था। जब पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री लगाया था तो सॉल्व कर लिया था इसे। क्वेश्चन ये है, इसे सॉल्व करना हमें। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर भी कोई ना कोई सिमेट्री दिख रही है। कैसी? ऐसे देखो, इस वाले एक्सेस के अबाउट अगर हम देखें तो यहां पर देखो परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती तो मिरर इमेज में करंट सेम रहता है। तो इस वाले में जितनी करंट जाएगी सेम करंट इसमें जाएगी, और इस वाले में जितनी करंट जाएगी सेम करंट इसमें जाएगी। इसका मतलब यहां ये जुड़े ही नहीं है, तो यहां जुड़े नहीं तो इनको हटा दो यहां से। ऐसा कुछ कर देते हैं इनके साथ, इनको यहां से रिमूव कर देते हैं, और इस वाले को भी यहां से रिमूव कर देते हैं। और अगर रिमूव करेंगे तो इनको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब सर्किट देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था और कितना इजी हो गया। अब पलट दो, इसे फ्लिप करवा दो। ये तो इनका कनेक्शन ब्रेक हो गया। इनका कनेक्शन ब्रेक होने के साथ एक बात और भी यहां कॉमन है, यहां पर मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज होगा, इसका मतलब यहां पर अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर भी परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगा। तो इसे भी हटा दो, क्योंकि आर आर इधर आर आर है, तो इनको भी यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो इनको हम यहां से रिमूव कर देंगे। अब अगर इनको रिमूव कर देंगे, देखो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कितना इजी हो गया। तो अगर हमें सिमेट्री आती है तो सर्किट को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, नहीं आती तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें केवीएल यूज करना पड़ता है। केवीएल यूज कर सकते हैं, इजी होता है वो भी टर्म। अगर नहीं लगा पा रहे हैं केवीएल उसके अंदर, सर्किट के अंदर केवीएल भी नहीं लग रहा, तो सिमेट्री लगा करके हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये देखो रिमूव हो गए, बाकियों को भी रिमूव करवा दो यहां से। कौन सा रिमूव होना है? दूसरा, ये वाला देखो रिमूव हो जाएगा। इसको भी हटा दो यहां से, ये हट गए। अब ये सर्किट देखो कितना इजी बन गया, ये सर्किट इजी बन गया। अब ये सर्किट इजी बन गया। अब ये सर्किट बचा, इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर ये पॉइंट ए मान लेते हैं हम अब, और दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा गया फाइनल पॉइंट बी है, तो यहां पर देखो ये बन जाएगा 2r/3 प्लस 2r। तो 2r/3 प्लस में 2r बनेगा, ये बन जाएगा 3 to the 6, 6 2 बन जाएगा 8, 8r/3 बनेगा, क्योंकि सीरीज में है वो। या फिर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख देते हैं, ये r हो जाएगा, यहां पर कुछ बनेगा और इधर r बन जाएगा। तो ये r है, ये r है, ये 2r/3 है। सिमिलरली यहां पर कितना आ जाएगा? तो ये निकल के आएगा 4r, यहां पर ये r होगा, इधर कुछ बनेगा, सिमिलरली इधर भी कुछ r होगा,
ये R बनेगा, ये 2R/3 बनेगा। सॉल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसके बाद सर्किट को सॉल्व करना इजी हो गया, इससे सॉल्व कर लेंगे, जो भी RAB होगा यहां से वैल्यू निकल आएगी। बाकी जो क्वेश्चन होमवर्क दिए गए हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल सर्किट यहां पर दिया गया है, एक बार चेक भी कर सकते हैं। अगर खुद ट्राई करना हो तो इसको यहां ट्राई कर लेना, इधर इसको देख लेना, ये ट्राई कर सकते हो। ये ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन था, वहां पर तो सोल्यूशन हो गया पूरा उस क्वेश्चन में ही। तो यहां पर फिगर तो बचा ही नहीं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन देखना होगा तो आगे से देख लेना क्या क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सिमेट्री और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जैसे निकालते थे वैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हम लोगों ने सीखा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी हैं, वो खुद से ट्राई कर सकते हैं। शिफ्टेड सिमेट्री था, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिमेट्री के बारे में पढ़ा पूरा डिटेल, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल पॉइंट देखा और कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, जो कि कॉमन होता है। साथ में यहाँ पर हम लोगों ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग बैटरी की पढ़ी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा, किसी सेल का क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा। यहाँ पर हम लोगों ने आइडियल बैटरी पढ़ी, वहां पर प्रैक्टिकल बैटरी थी, यहाँ पर सेल मैकेनिज्म डिस्कस किया, यहाँ पर ईएमएफ क्या होता है, सेल क्या होता है, उन सबको पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने आज कवर किए। तो आज की क्लास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो इसे जरूर देखें, ठीक है। तभी हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज जो दी जाती है रजिस्टर की, उनके साथ डील करना सीखेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया गया हो, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, तो उसको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए इस कंप्लीट क्लास को रिवाइज करें, इससे पहले की जो क्लासेस हुई उनको भी रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।